नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज दोस्तों हम यहां पर शेरशाह सूरी व उसके प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहां पे अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो शेरशाह सूरी था उसके बचपन का नाम फरीद था और वह दक्षिण भारत के सहसराम में छोटी सी जागीर यानी इक्ता जो उसके पिता हसन की थी उसकी देखभाल करता था। तो यहाँ से उसने प्रशासन के क्षेत्र में कदम रखा था। तो कहां पे थी उसकी जागीर? सहसराम में छोटी सी जागीर थी जिसकी वो देखभाल कर रहा था। बाद में क्या होता है, बंगाल के शासक नुहानी जो एक अफगान शासक था, इसके दरबार में फरीद को नौकरी मिल जाती है, यानी फरीद उनके दरबार में काम करने लगता है। तो इत्तेफाकन क्या होता है कि उसको एक बार नुहानी के साथ जाने का मौका मिलता है। तो इस अवसर पर दुर्घटनावश जो नुहानी है वह शेर के साथ सामना होता है। तो फरीद जो है शेरशाह जो फरीद हैं वह नुहानी को शेर से उनकी रक्षा कर देते हैं। तो इससे खुश होकर के जो शासक थे उन्होंने शेर खान की उपाधि से उनको नवाज दिया। ठीक है, तो यहां पे हम कभी कभी ये भी आता है कि ये भी हमारे दिमाग में आता है कि शेरशाह को उपाधि शेर खान की कैसे मिली। तो शेर खान की उपाधि ऐसे मिली क्योंकि शेर के साथ जो है उन्होंने शेर से बचाया होता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे दोस्तों कि जो शेर खान थे यानी शेरशाह सूरी था, उसने मालवा से लेकर के मारवाड़ तक के जितने भी लगभग राजा थे उन सभी राजाओं को हराया था। ठीक है, यानी मालवा से लेकर के जो मारवाड़ तक जितने भी किले थे उन्होंने फतह किए थे। और एक बात आपको बता दें, कालिंजर का शासक था, और वो जो कालिंजर का शासक था वो हुमायूं का मित्र था। ठीक है, यानी हुमायूं से अनुराग रखता था, हुमायूं से प्रेम रखता था, वह उनका मित्र था। तो वो जो है उनके खिलाफ जो है वो उठ खड़ा हुआ। तो उससे क्या हुआ कि हुमायूं शेरशाह ने ये जो कालिंजर के शासक थे इनके खिलाफ जो है युद्ध किया, यानी इनके साथ उनका सामना हुआ। तो इस युद्ध में क्या होता है कि वह जख्मी हो जाते हैं, जल जाते हैं शेरशाह सूरी। तो इत्तेफाकन क्या होता है कि बाद में उनकी मृत्यु 1545 में हो जाती है। अब शेरशाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। तो यहां तक तो शेरशाह की कहानी थी आपके लिए दोस्तों, छोटी सी। लेकिन हम यहां पे शेरशाह सूरी आपको क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि जो शेरशाह का प्रशासन था वो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बनने जा रहा था। यानी जो शेरशाह का प्रशासन इतना इफिशिएंट था, इतना प्रभावशाली था कि जो आने वाली पीढ़ी थी उसने भी इस प्रशासन से कुछ सीखा। ठीक है, अभी क्या सीखा अब हम आपको बताते हैं। तो यहां पे हम सूर प्रशासन का यहां पे आपके सामने जिक्र कर रहे हैं दोस्तों। तो सूर प्रशासन में सबसे पहले है उसका केंद्रीय प्रशासन, यानी जो सूर प्रशासन था पूरी तरह निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। निरंकुश राजतंत्र क्या होता है दोस्तों? उसमें राजा का स्थान सर्वोपरि होता है और राजा का आदेश ही कानून हो जाता है। ठीक है, तो निरंकुश राजतंत्र पर आधारित जो था इसका केंद्रीय प्रशासन था, यानी मंत्रियों को कोई भी अधिकार नहीं थे, यानी मंत्री कुछ भी नहीं कर सकते थे, केवल नाम मात्र के मंत्री वो थे। तो इस प्रकार से जो शेरशाह का जो प्रशासन था, प्रशासनिक जो दोष था वह था अत्यधिक केंद्रीकरण का होना। और इसके लिए क्या था, जो शासक था शेरशाह सूरी
वह हमेशा अपने प्रशासन का निरीक्षण करते रहता था कि कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन को जानते हैं यहां पे। तो शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी इतिहासकार नहीं दे पाते हैं, उसका प्रांतीय प्रशासन जो है नहीं मिलती इसकी जानकारी। लेकिन उसने क्या किया था, अपने प्रांतीय प्रशासन में उसने 2 प्रयोग किए थे। ठीक है, अब वो 2 प्रयोग के बारे में हम जानेंगे दोस्तों आगे। तो स्थानीय प्रशासन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो उसका स्थानीय प्रशासन था, इसमें क्या किया था उसने, 2 बातें क्या की थी उसने। प्रांतों का विभाजन सरकारों में किया था, यानी जो प्रांत थे उनको विभाजित करके सरकार एक प्रकार से आजकल के जिलों के जैसे हैं। यानी ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि सरकार से आप क्या समझते हैं, सरकार क्या है। तो सरकार जो है बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें, राज्य, जिला या फिर कुछ और। तो उसमें जो था, जो सरकार जो है उसको जिला जो है सरकार को कहा जाता था। यानी सरकार जो है प्रांतों का विभाजन यानी सरकारों में होता था और सरकार जो है आजकल के जिले जैसे थे। आप देखिए जो यहां पे जो प्रशासन होता था, जो सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान के अधीन था। यानी ये जो दोनों अधिकारी थे वो एक ही स्तर के थे दोस्तों, उनका ओहदा एक ही था, लेकिन प्रशासन अलग अलग क्षेत्रों में वो करते थे। अब यहां पे सरकार का विभाजन परगनों में, सरकार को परगनों में बांटा गया था। यानी सरकार से छोटी जो इकाई थी वो परगना थी, और परगनों का भी जो शासन था वो सिकदार व मुंसिफ के अधीन था। यानी सिकदार और मुंसिफ दोनों जो है परगनों को देखते थे। अब आगे परगनों का जो विभाजन था दोस्तों, परगनों का विभाजन गांवों में था। यानी परगने गांवों में बटे हुए थे, और गांव का जो मुखिया था, यानी गांव का जो मुख्य अधिकारी कौन होता था, गांव का मुखिया होता था, प्रधान होता था दोस्तों। अब यहां पे 2 लोगों को एक समान पद पर नियुक्त कर यहां पे क्या किया था शेरशाह सूरी ने, अधिकारों का जो राइट्स थे, अधिकार थे, उनका बंटवारा किया दोस्तों यहां पे। ठीक है, यानी जो 2 प्रयोग किए थे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे वो 2 प्रयोग क्या किए थे उसने। यानी एक समान 2 पद सृजित किए और उनको अलग अलग क्षेत्रों में उनको क्या किया, उनने प्रशासन का काम सौंपा। यानी पद जो है दोनों समान थे, वेतन समान दिया जाता था उन पदों में। अधिकारियों की जो नियुक्ति थी या उसको उसके पद से हटाना था। ठीक है दोस्तों, या नियुक्ति करने का काम है या अधिकारी को उसके पद से हटाना है, तो ये काम जो था शासक के हाथ में था, वो ही करते थे। अब आगे देखिए दोस्तों, राजस्व प्रशासन मुख्य होता है हर जगह, क्योंकि वहीं से टैक्स बन के आता है, भूमि कर बन के आता है, जो एक जो है ट्रेजरी का यानी राजस्व का हिस्सा होता है। तो ये जानेंगे हम। देखिए दोस्तों, राजस्व प्रशासन, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, मेरी वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखते रहिएगा। भू राजस्व का जो अंकन था, यानी अंकन नाप जोख का काम अमीन के हाथ में था, अमीन ही करता था। और इसी अंकन के आधार पर यानी भू राजस्व का निर्धारण फसल के आधार पर होता था। यानी फसल कितनी हुई है, क्या हुई है, इस आधार पर राजस्व यानी जो है लैंड टैक्स निर्धारित किया जाता था। और इसी फसल के आधार पर, उपज के आधार पर जमीन का वर्गीकरण किया जाता था दोस्तों। जमीन को अच्छी, बुरी और मध्यम 3 वर्गों में बांटा गया था, और इन तीनों वर्गों के औसत के आधार पर जो फसल होती थी, उस औसत का जो आधार था या औसत जो फसल होती थी, उसके आधार पर क्या था, टैक्स निर्धारण होता था, भू लगान निर्धारित होता था। किसानों को पट्टे बांटे जाते थे और उनसे कबूलियत लिखवाई जाती थी। ठीक है, एक नई बात यहां पे और सीख रहे हैं हम यहां पे दोस्तों, किसानों को पट्टे बांटे जाते थे और उनसे कबूलियत लिखवाई जाती थी।
और एक और बात यहां पे आज हम जानेंगे, पर बीघा के हिसाब से, पर बीघा के हिसाब से 2.5 सेर जो है अकाल टैक्स, ठीक है, यानी डिजास्टर के लिए अलग टैक्स था, यानी अकाल विभाग बना था, उस अकाल जो विभाग था उस विभाग में जो है वह टैक्स जमा होता था, यानी 2.5 सेर, ठीक है, 1 बीघा में 2.5 सेर जो है फसल देनी होती थी। अब आते हैं यहां पे सैनिक प्रशासन पर। सैनिकों की सीधी भर्ती की इन्होंने शुरुआत की, क्योंकि ये लंबे समय तक कबायलियों के भरोसे नहीं रहना चाहते थे। ये चाहते थे कि उनकी एक स्थिर सेना हो और स्थिर सेना भर्ती के हिसाब से हो, तो इन्होंने सेना की सीधी भर्ती की शुरुआत की। दूसरी चीज यहां पे चेहरा व दाग प्रथा, चेहरा व दाग प्रथा जो पहले से खिलजी के समय से शासन से चला आ रहा था, ये तो वैसे ही जो चला आ रहा था, ये तो चल ही रहा था, चलन में था। चेहरा व दाग प्रथा का इनके समय में चलन था। और विभिन्न जगहों पर सैनिक पड़ाव थे, यानी जगह जगहों पर सैनिकों के पड़ाव की व्यवस्था थी। और दोस्तों हर पड़ाव में सेना की एक टुकड़ी जरूर निवास करती थी। दोस्तों यहां पे जानिए कि जहां जहां पड़ाव थे वहां पे एक एक टुकड़ी सेना की जरूर रहती थी। आगे दोस्तों यहां पे देखते हैं हम व्यापार एवं वाणिज्य। नई सड़कों का निर्माण किया गया, जो नई सड़कें थी उनका निर्माण किया गया। आपको बता दें, जो आपके ग्रांड ट्रंक रोड है वह भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। तो इनने क्या किया, नई सड़कों का निर्माण और पुरानी जो सड़कें थी उनकी मरम्मत करवाई गई, ठीक है। यात्रियों के निवास, यानी यात्रियों के रहने की सड़कों के किनारे जो है इन्होंने सराएं बनवाई, जिसमें यात्री रह सकें और जिसमें व्यापारी लोग जो हैं ठहर सकें व्यापार के बाद। और उन सरायों में हर प्रकार की सुविधा थी, वहां पे दवाइयों की सुविधा थी, वहां पे खाने पीने की सुविधा थी, हर प्रकार की सुविधा जो थी उन सरायों में थी। स्वर्ण मुद्राओं का चलन, एक ही स्तर के चांदी, देखो स्वर्ण मुद्राओं का चलन था, एक ही स्तर के चांदी व तांबे के सिक्के थे, ठीक है। और नाप तौल का जो था, जो नापने की व्यवस्था है, नापने तोलने की जो व्यवस्था है, वो सामान्यकरण, उसका सामान्यकरण जैसे बहुत ऐसे कदम शेरशाह सूरी के शासनकाल में उठाए गए। सामानों पर सिर्फ 2 बार सीमा शुल्क वसूला जाता था। कोई भी सामान है उस पर उसके व्यापार पर केवल क्या था, 2 ही स्थान पर जो है सीमा शुल्क वसूल कर सकते थे, ज्यादा वसूल नहीं कर सकते थे। व्यापारियों के सामान की जिम्मेदारी जो थी दोस्तों वह ग्राम प्रधान के हाथ में थी और जागीरदार के हाथ में थी। दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।